So we will start with revision of next chapter, that is superposition of waves. बहुत easy chapter है and we will go through only important topics. तो सबसे पहले superposition of waves में the waves that we consider are simple harmonic progressive waves. तो superposition क्या होता है वो तो देखेंगे बाद में, but first of all you should know in superposition of waves, the waves that we consider are simple harmonic progressive waves. तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब क्या, पहले वो पता होना चाहिए. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, the waves which travel continuously in a given direction are known as progressive waves. जो वेव कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है which is traveling continuously in a given direction, it is called as progressive wave. And if the particles of the medium perform simple harmonic motion, then the wave is said to be simple harmonic progressive wave. तो आइडिया ये है कि हमारे पास एक मीडियम है. और बाय द वे in this chapter we mostly will talk about mechanical waves. Mechanical waves are those waves which require a medium for its transport. For example, water wave. आपने वाटर के सरफेस पे एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो जो वेव बनता है वो मैकेनिकल होता है. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव मैकेनिकल है. फॉर एग्जाम्पल एक रस्सी लिया और रस्सी को मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ तो ये भी क्या है, मैकेनिकल वेव है. गुड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये नॉन मैकेनिकल वेव में जाता है. तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी फोकस है किस पे, मैकेनिकल वेव. तो वेव मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन मीडियम. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. हमने यहाँ पे वेव को प्रोपोगेट किया थ्रू दिस वायर. तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, वेव इज गेटिंग प्रोपोगेटेड अलोंग एक्स and the particles of the medium are vibrating along y, right? तो आपको सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन बनाते आने चाहिए. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसके आते हैं क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल. तो टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हम दो पार्टिकल्स इमेजिन कर लेते हैं. एक पार्टिकल हम लेते हैं ओरिजिन पे और एक पार्टिकल समवेयर ओवर हियर सम पॉइंट बी. तो वेव पहले कौन से पॉइंट पे आया, ओरिजिन पे. एंड लेट अस इमेजिन, ऐसा इमेजिन करो कि जो पार्टिकल है ओरिजिन पे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन मतलब y इक्वल टू a sin ओमेगा t. और ये जो वेव था ये b पॉइंट पे बाद में आया तो b लैग्स बिहाइंड. तो b पॉइंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. क्यों लैग कर रहा है, क्योंकि वहां पे वेव बाद में पहुंचा है. तो यहाँ पे फेस डिफरेंस है. तो जो बी पॉइंट है वो भी वाइब्रेट होगा, यस, लेकिन उसका इक्वेशन सेम नहीं बनेगा. वो आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज फेस डिफरेंस. और ये माइनस सिर्फ इसके लिए आया क्योंकि वेव बी पॉइंट पे बाद में पहुंचा है, पहले कहाँ पहुंचा है, ओरिजिन पे, राइट. अगर उल्टा होता तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस. तो वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आता है माइनस एंड वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव में आता है प्लस. और आपको ऑलरेडी पता है ये सबसे पहला इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है. इसके 6-7 फॉर्म और आते हैं क्योंकि ये जो डेल्टा है, फेज डिफरेंस, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. फिर ओमेगा की जगह पे लिख दोगे 2 पाई एन. तो यू विल गेट y इक्वल टू a साइन 2 पाई एन और t माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. n होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा. ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. या फिर यू कैन आल्सो से सेम थिंग,
सिर्फ 1/t की यहाँ पे क्या लिखोगे, n, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर n। तो इस पे भी आते हैं nt माइनस एक्स बाय लैम्डा। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? देन अगर मैं यहाँ से n कॉमन निकाल लूं तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई n स्मॉल t माइनस x अपॉन n लैम्डा। n कॉमन निकाला था नहीं तो मुझे डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ गया हो, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाय v। यू कैन ऑल्सो टेक आउट v आउटसाइड, तो a साइन ओमेगा बाय v, vt माइनस x, a साइन ओमेगा, अभी ये ओमेगा क्या है 2 पाई n, और ये v क्या है n लैम्डा, बराबर ना, n कैंसल हो जाएगा, vt माइनस x। तो ये एक फॉर्म है। तो ये सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म्स। these are the equations of wave traveling along पॉजिटिव x डायरेक्शन। सिर्फ नेगेटिव अगर आएगा तो बीच में माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। ये यहाँ तक। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो डेफिनेटली ये प्योरली थ्योरी टॉपिक है, तो आई विल नॉट राइट डाउन एवरीथिंग हियर, मैं सिर्फ एकदम शॉर्टकट में लिख दूंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, in fact you can say properties of simple harmonic progressive waves, और इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इट इज नॉट लाइक कि तुम इसको छोड़ दोगे, इट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। तो कभी भी याद रखना कि पहला डेफिनेशन होता है, अ वेव which is traveling continuously in a given direction is known as progressive wave. When the wave travels through a medium, all the particles perform simple harmonic motion. So all the particles of the medium, all the particles of the medium perform simple harmonic motion. Perform simple harmonic motion. अब क्योंकि आप बोल रहे हो सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड ये सेम है कि नहीं वो पता होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, सिर्फ सेम कुछ नहीं है तो वो है फेज। क्योंकि अगर पहला पार्टिकल सपोज मीन पोजीशन पे है, तो उसका अगला पार्टिकल मीन पे नहीं है, उसका अगला पार्टिकल का सेम फेज नहीं है, उसका अगला पार्टिकल का सेम फेज नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाई दिया एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पार्टिकल का फेज 0 था, दूसरे का फेज π/2 था, इसका पाई था और इसका 3π/2 था, और इसका कितना है 2 पाई है, राइट। तो पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड आर सेम। तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड of all the particles are same, particles are same। तो हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होगा विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, बट फेज इज नॉट सेम। फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। मैंने अभी बताया एक पार्टिकल मीन पे है तो दूसरा मीन पे नहीं है, राइट, बट फेज इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। देन यहाँ तक क्लियर? अब क्योंकि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एसएचएम की प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है। एसएचएम की प्रॉपर्टी क्या देखा था तुमने, दैट द पार्टिकल्स कम टू रेस्ट मोमेंटरीली ओनली एट द एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट। तो नो पार्टिकल इज परमानेंटली एट रेस्ट, नो पार्टिकल इज परमानेंटली एट रेस्ट। The particles come to rest momentarily. The particles come to rest momentarily, मतलब temporarily, momentarily, when they are at extreme positions, when they are at extreme positions।
गुड। उसके बाद they have the maximum velocity when they cross the mean position. So Vmax is at equilibrium position. The particles have their maximum velocity when they cross their mean position, equilibrium position, right? ऐसे फर्दर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होगा, एनर्जी और ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ, तो वेव क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैंने जो नोट्स में दिया है वो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो एज इट इज एक्सपेक्ट मत करना कि एज इट इज लिखूंगा। दूसरा, देर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो टू टाइप्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर वेव अलोंग एक्स ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी अलोंग एक्स है। और ट्रांसवर्स में अगर वेव अलोंग एक्स प्रोपोगेट कर रहा है तो वाइब्रेशन इज अलोंग वाई और अलोंग जेड। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? अलोंग वाई, राइट? तो ऐसा लिखना पड़ेगा, इन longitudinal simple harmonic progressive wave the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the propagation. In case of transverse wave the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation. फिर जब ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है या प्रोपोगेट करता है तो मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। फॉर लॉन्गिट्यूडनल द मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। वो तो फिर बहुत बड़ी लिस्ट है प्रॉपर्टीज की, बट वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। बहुत सिंपल आइडिया है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इट इज सो सिंपल। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेंगे। हमारे पास एक वायर है, मतलब एक मीडियम है और एक रिजिड सपोर्ट है, जैसे कि वॉल। तो यू हैव अ रिजिड सपोर्ट, दैट इज अ वॉल। तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो अगर हमारे पास एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट, वी हैव अ क्रेस्ट विच इज ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम। ये क्रेस्ट जाएगा and it will basically hit the boundary of this. तो wave is traveling from rarer to denser। तो जब रिटर्न आएगा तो क्या होगा? फेस चेंज होगा, कितने से? π/2। तो crest will become trough। तो crest will go, if crest is traveling from rarer medium and if it is incident on the boundary of denser medium then crest becomes trough। मतलब there is a phase change of π/2 radians। π/2 ना, सोच के बताया करो। पाई, क्रेस्ट और ट्रफ में कितना डिफरेंस होता है? पाई। तो क्रेस्ट जाएगा और ट्रफ आएगा, तो फेज चेंज ऑफ पाई रेडियंस। बराबर, गुड। उल्टा जब होता है, उल्टा, व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देयर इज नो फेज चेंज, राइट? देयर इज जीरो फेज चेंज। क्रेस्ट गोज एंड क्रेस्ट कम्स बैक। सिर्फ जब वेव डेंसर मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट होगा, इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम, इट इज इंसिडेंट एट डेंसर मीडियम, देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई। बराबर। साउंड वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में उल्टा होता है। देखो यहाँ क्या हुआ, रेयर टू डेंसर, फेज चेंज ऑफ पाई, क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ, ट्रफ बिकम्स क्रेस्ट। डेंसर टू रेयर, नो फेज चेंज, denser to rarer, no phase change, crest goes, crest comes back, trough goes and trough comes back। साउंड में उल्टा होता है। साउंड में when the wave is traveling from rarer to denser, compression goes and compression comes back, there is no phase change। when wave is traveling from denser to rarer, compression goes and rarefaction comes back। तो सिर्फ इतना है रिफ्लेक्शन का आइडिया, that's it, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। then इसके बाद का टॉपिक है इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स
Superposition of waves. When two or more waves traveling through a medium reach at a point simultaneously, then each wave behaves as if the other wave is absent and sets the particle of the medium into simple harmonic motion. Thus, if you have two waves, the medium gets set into two SHMs. अगर मेरे पास एक मीडियम है, उसमें दो वेव्स है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स है, अगर दोनों वेव्स मीडियम के एक पॉइंट पे एक साथ आ जाते हैं, तो बोथ वेव बिहेव एज इफ द अदर वेव इज एब्सेंट. तो पहले वेव ने ऐसा बिहेव किया कि दूसरा वेव नहीं है वहां पे, उसने पार्टिकल को सेट कर दिया एसएचएम में. दूसरे ने भी सेम किया, दूसरा वेव पहले को इग्नोर करके पार्टिकल को वापस सेट कर देगा एसएचएम में. मतलब द पार्टिकल इज सेट इनटू टू एसएचएम साइमल्टेनियसली. तो इसको बोलते हो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, each wave behaves as if the other wave is absent and sets the particle of the medium into SHM. Thus, the particle of the medium is set into two or more SHM depending on the number of waves. दो होंगे तो दो. यहाँ तक क्लियर, राइट? तो ये याद रखना, if when two or more waves reach at a point simultaneously, so when two or more, मैं more नहीं लिखूंगा, बोलूंगा two. When two waves reach at a point simultaneously, then each particle is set into two SHMs. Each particle is set into two SHMs. मैं बाकी डिटेल लिखने नहीं वाला हूँ. As you know, we are into revision classes. We don't have time to write everything, right? तो अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. एक को आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को आप बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप हो जाए, देन इट इज सेड टू बी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप हो जाए, देन इट इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बाकी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिटेल फॉर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव ऑप्टिक्स में है. इधर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. गुड. तो मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि हो क्या रहा है. हमारे पास दो वेव्स थे, both the waves are traveling through the same medium. सिर्फ मैं इन दो वेव्स को अलग अलग दिखा रहा हूँ, ये एक ही मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. तो हमारे पास दो वेव्स हैं, both the waves are traveling through the same medium. They are traveling through the same medium. ऐसा है, बट कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए मैं इसको शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ. दैट इज द आइडिया. When crest of one wave overlaps with crest of another and trough of one wave overlaps with trough of another, then the superposition is said to be constructive. Constructive interference है यहाँ पे. ये हमने की बात ट्रांसवर्स वेव की. लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या होता है? When compression of one wave overlaps with compression of another. Similarly, for destructive interference, डिस्ट्रक्टिव के लिए एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप होता है, ये पता होना चाहिए. तो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप होगा. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, समथिंग लाइक दिस, इमेजिन. तो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप हो रहा है. दिस इज nothing but destructive interference. So crest of first wave is overlapping with trough of another second wave. Then trough of first is overlapping with crest of second. So that is the idea. ऐसा है ये. अभी समझ लेना इसको, इमेजिन कर लेना. Good, right? Compression with rarefaction with compression. इसके बाद ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसका एनालिसिस है, जिसको आप बोलते हो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो.
तो हमारे पास जो दो वेव्स है, अब देखो इट इज नॉट एसेंशियल कि हमेशा क्रेस्ट क्रेस्ट या क्रेस्ट ट्रफ ओवरलैप होगा, हो सकता है पहले का क्रेस्ट दूसरे के किसी और के साथ ही ओवरलैप हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया, ना क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है ना क्रेस्ट ट्रफ ओवरलैप हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि पहला वेव जो है ना, पहला वेव का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरे को बोलते हैं y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सेकेंड वेव का कुछ फेज डिफरेंस है, सेकेंड वेव इज हैविंग सम फेज डिफरेंस, और क्योंकि मैंने यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। तो अगर आप चेक करोगे तो ऐसा ही लिखा होगा a1 साइन ओमेगा टी और दूसरे का लिखा होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ बुक्स में a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन और a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो वहां पे फेज डिफरेंस लिखा है फाइव वन माइनस फाइव टू या तो फाइव टू माइनस फाइव वन। मैंने क्या किया, फाइव टू माइनस फाइव वन लिखना है ना, तो फाइव वन को जीरो ही मान लो, तुम्हारा मैथमेटिक्स कम होगा यहाँ पे। तो हमने पहले वेव के इक्वेशन में फेज डिफरेंस लिया ही नहीं, दूसरे का फेज कितना है फाइव। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देयरफॉर y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी sin फाइव। So therefore y equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi। तो जो पहले दो टर्म्स है उसमें से sin omega t आ जाएगा कॉमन, तो sin omega t कॉमन आ गया, a1 प्लस a2 cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi। अब इसके बाद हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, हम बोलते हैं लेट a1 प्लस a2 cos phi इक्वल टू r cos डेल्टा और a2 sin phi इक्वल टू r sin डेल्टा। तो देयरफॉर y बन जाता है sin ओमेगा t तो है ही, r sin ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस r cos ओमेगा टी sin डेल्टा। इसमें से तुम r कॉमन निकाल लेते हो, फिर आ जाता है r sin ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, sin ओमेगा टी cos डेल्टा cos ओमेगा टी sin डेल्टा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin of a plus b, where r is resultant amplitude and delta is resultant phase। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम डिराइव नहीं करते इस केस में, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वैसे करना है तो कर सकते हो, ये जो तुमने सब्स्टिट्यूट किया है ना इसको स्क्वायर एंड ऐड करना पड़ता है, राइट। तो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस यू कैन स्क्वायर एंड ऐड दीस टू, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर phi इज 1। इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा इज 1। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, देयरफॉर आपको मिल जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद फिर अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन, तो IR is proportional to R square
आर स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। देन अगर आपको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखना है तो a1 स्क्वायर मतलब i1, a2 स्क्वायर मतलब i2, 2 रूट ऑफ i1 i2 इंटू cos। फिर अगर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करनी है तो यू कैन पुट वैल्यूज। आपको पता है कंस्ट्रक्टिव के लिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, क्योंकि मैंने बताया था आपको थ्योरी क्लासेस में कंस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या है, क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग। तो क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग कब होगा, जब दोनों वेव से पार्ट डिफरेंस नहीं है, या तो दोनों वेव्स में डिफरेंस कितना है 1 लैम्डा का, क्योंकि 1 लैम्डा के बाद वापस से दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, या फिर 2 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा, या फिर 4 लैम्डा, या फिर 5 लैम्डा, या फिर 6 लैम्डा, इन शॉर्ट n लैम्डा पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस को जब फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करते हो, सिंपल सी बात है, दो वेव्स है, ये वेव वन नंबर 1 का क्रेस्ट है, ये इधर ही वेव नंबर 2 का भी क्रेस्ट है। तो मैं अगर दूसरे वेव को घुमा के लाऊं कितने से, 2 पाई से, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा वापस 2 पाई से, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा वापस 2 पाई से, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई। तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए एंगल कितना होता है, 2n पाई होता है। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का होता है एडिशन। हाँ, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जब लिखना है तो लिख दो, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना है तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 2n पाई की वैल्यू 1, cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, तो cos 2n पाई इज 1। तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गया मैक्सिमम का। मिनिमम की बात करनी है, पहले नहीं, वो ठीक है, वो सही बोल रहे हो तुम, कंडीशन तो बताओ मिनिमम का। पाई कितना होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, या तो 2m माइनस 1 पाई, पाई की पाई बाय 2 पाई। n लिखोगे तो n के 0 से स्टार्ट होती है तो वहां प्लस आएगा, m लिखोगे तो माइनस आएगा, तुम्हारे ऊपर है, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। इफ यू वांट टू राइट डाउन n you write down plus, if you want to write down m you write down minus, it's up to you, m starts from 1। तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 8 पाई, सॉरी 7 पाई 9 पाई 11 पाई, मतलब ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या होगा, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हमने, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप होगा तो एंगल कितना बनता है 180, मतलब कितना, पाई। तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। और व्हाट इज cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पे इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, तो a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर आपको यहाँ से मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो भी मिल जाता है, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना है, हम क्या करते हैं, a2 निकाल लेते हैं कॉमन, a2 हो गया कैंसल, तो पहले टर्म में क्या बचा, a1 बाय a2, इसको बोल देते हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, डिनोट करते हो r से, r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1, वेयर r इज a1 बाई a2। अगर आपको इसी को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, a मतलब रूट ऑफ i, तो रूट i1 प्लस रूट i2 अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर, राइट, गुड। इसके बाद हमने देखा था स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन। स्टेशनरी वेव में होता क्या है, लूप फॉर्मेशन होता है, मतलब बेसिकली सुपरपोजिशन तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा सुपरपोजिशन हो रहा है दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लूप्स। तो द मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स। Nodes are the points where there is no displacement. Antinodes are the points where there is maximum displacement. Stationary waves. तो स्टेशनरी वेव के केस में आपके पास दो वेव्स है ही नहीं, सिंगल वेव है। कितने, सिंगल। लेकिन सुपरपोजिशन के लिए कितने वेव्स चाहिए, कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, 2, बराबर।
तो एक वेव गया, वही रिफ्लेक्ट होके आया, ऐसा याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये वेव नंबर 1 गया, ये रिफ्लेक्ट होके आया, वो बन गया वेव नंबर 2। वेव नंबर 1 गया, कहाँ गया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में गया। ए साइन ऑफ 2 पाई एन पी माइनस एक्स बाय एम, बराबर। यहीं से स्टार्ट करते हो ना? अरे यहीं से स्टार्ट करते हो, चेक कर लो तुम, वही इक्वेशन पहला आएगा, इसके बिना तो नहीं आ सकता कुछ। स्टार्ट ही यहाँ से है, वही है, देखो। और मैंने A1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ही वेव है, वही गया वही आया, सिर्फ डिफरेंस क्या है? गया और आया, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आ जाएगा y2 और यहाँ आ जाएगा प्लस, इन दोनों का हो गया सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का होने के बाद रिजल्टेंट आ जाएगा y1 प्लस y2, दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस a साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। फिर यहां से आप ए निकाल लेते हो कॉमन, फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला करते हो अप्लाई, और साइन सी प्लस साइन डी आपको याद है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, बराबर ना? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है, राइट। तो अभी मैं पूरा सॉल्व करने के पीछे नहीं भाग सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स रिवीजन क्लास है, टाइम कम है हमारे पास। तो मैं डायरेक्टली जो फाइनल इक्वेशन आपका आता है वो लिख देता हूँ। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आता है 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी, साइन सी प्लस साइन डी करने के बाद, पूरा मैथ सॉल्व करने के बाद, और सिंपल सा केस है वो, तो आपको आएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब देखो, कभी भी क्या होता है, जब सुपरपोजिशन की बात हो तो दो वेव्स मर्ज होकर सिंगल वेव बन रहा है। तो जो दो वेव्स का ओरिजिनल फंक्शनल फॉर्म था, जैसे यहाँ पे साइन फंक्शनल फॉर्म था, तो फाइनल में क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। तो साइन को अलग कर दो, बाकी जो भी बचा, यहाँ पे तुमने जब वेव फॉर्म लिया तो क्या लिखा? पहले एम्पलीट्यूड, फिर क्या लिखा? साइन। तो साइन को छोड़कर जो भी बचा वो कौन है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। कौन है वो? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। हियर 2a cos of 2 pi x by lambda is equal to r, where r is resultant amplitude, so which is nothing but resultant amplitude. Therefore y equal to r sin of 2 pi nt. दैट इज द रीजन कि इसको तुम बोलते हो स्टेशनरी वेव। देखो, जो ट्रैवलिंग वेव था उसका डायरेक्शन क्या था? अलोंग पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। तो जो वेव प्रोपोगेटिंग वेव था, जो प्रोग्रेसिव वेव था, उसमें एक्स आया, माइनस आया प्लस आया दूसरी बात है, लेकिन एक्स आया। तो अगर एक्स है मतलब वेव कौन सा है? प्रोग्रेसिव है। और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो वेव कौन सा है? स्टेशनरी है। तो क्या बोलते हो? स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हो उसको? स्टैंडिंग वेव। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल लूप बताया है, बट अगर आप देखोगे तो एक सिंगल लूप बनेगा ऐसा नहीं है। यू कैन हैव 2 लूप्स, यू कैन हैव 3 लूप्स, यू कैन हैव 4 लूप्स, यू कैन हैव 5 लूप्स आल्सो, यू कैन हैव n नंबर ऑफ लूप्स। तो जब स्टेशनरी वेव बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है, तो यू में हैव नंबर ऑफ लूप्स, इसमें बहुत सारे लूप्स बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इसको बोलते हो नोड्स। क्या बोलते हो इसको? नोड्स। नोड्स मतलब नो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो these are the nodal points which means there is absolutely no displacement, there is no displacement here, correct? Then ऐसे कुछ पॉइंट्स है antinodes, right? Maximum displacement. So there are some points which vibrate with maximum displacement and there are some points which have no displacement. No displacement मतलब nodes और maximum मतलब antinodes. तो हमारा अगला टास्क ये था कि ये नोड्स और एंटीनोड्स कहाँ कहाँ बनेंगे, नोड्स और नोड्स, एंटीनोड्स और नोड्स में डिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड करना।
तो पहली बात तो नोड्स मतलब नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी 0 मिनिमम मतलब। तो हमको पता है कि आर क्या है, आर है 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको नोड से ही स्टार्ट करना है, तुमको एंटी नोड से स्टार्ट करना है तो एंटी नोड से करो। सिर्फ बात यह है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे करता है, cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था तो 2a भी कांस्टेंट है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ना किस पे, एंटी नोड पे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे करता है, cos पे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब कौन मैक्सिमम, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 तो फॉर r टू बी मैक्सिमम cos शुड बी मैक्सिमम, और cos मैक्सिमम होता है +-1, करेक्ट। मैं फिलहाल से +1 लूंगा, डेफिनेटली मुझे माइनस साइड में जाना नहीं टेम्पररीली, तो +1। cos की वैल्यू +1 कब होती है, 0, सिर्फ 0 पे होती है क्या, 2 पाई पे नहीं होती, 4 पाई पे नहीं होती, होती 2n पाई, 2n पाई cos ऑफ 2px बाय लैम्डा इक्वल टू cos ऑफ 2n पाई, बराबर। पक्का लिखूं, सोच के बताओ, मैंने इसलिए बोला था +-1, cos 0 1, cos ऑफ पाई -1, फिर वापस से 2 पाई +1, 3 पाई -1, 4 पाई +1, 5 पाई -1, तो प्लस माइनस आ गया, तो n पाई, n में लिख नहीं सकता क्योंकि n मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, p पाई, राइट, करेक्ट। तो cos गया 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू p पाई, वेयर p स्टार्ट्स फ्रॉम 0, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो x आ गया p लैम्डा बाय 2, तो ये बराबर है ना, अरे बराबर है, इतना क्या सोचना है, p की पहली वैल्यू 0 है, और जहां से वेव स्टार्ट करोगे वो एंटी नोड ही होता है। वेव कैसे स्टार्ट किया था, इस पॉइंट को नीचे प्लग कर लिया था तुमने, नीचे प्लग किया, छोड़ दिया, तो जहां पर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, जहां से तुमने वेव को प्रोपोगेट किया, वो क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो x इक्वल टू 0 पे क्या आना चाहिए, एंटी नोड। तो पुट p का पहला वैल्यू, p का पहला वैल्यू क्या है, 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, तो पुट 0 0, पुट p इक्वल टू 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 lambda by 2, 4 lambda by 2, 5 lambda by 2, 6 lambda by 2, 7 lambda by 2. So these are the locations of antinodes. 0, lambda by 2, 2 lambda by 2 is lambda, 3 lambda by 2, 4 lambda by 2 is 2 lambda, 5 lambda by 2, 6 lambda by 2 is 3 lambda, etc. etc. So distance between two successive antinodes is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगा स्टेशनरी वेव का। तो इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव ही है। फिर आ जाओ नोड्स पे। नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट मतलब cos की वैल्यू 0 होनी चाहिए, cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कब होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इन शॉर्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू cos ऑफ 2p plus 1 π/2। If I put p equal to 0, I get π/2. If I put p equal to 1, I get 3π/2, 5π/2, etc. etc. तो ये आपको cos गया तो आ जाएगा 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू 2p प्लस 1 π/2, पाई कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा बाई 4, ये 2 और ये 2, 4 लैम्डा बाई 4। तो पुट p इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 4, put p equal to 1, 3 lambda by 4, put p equal to 2, 5 lambda by 4। तो पहला लैम्डा बाई 4 पे, फिर 3 लैम्डा बाई 4 पे, फिर 5 लैम्डा बाई 4 पे, फिर 7 लैम्डा बाई 4 पे। डिफरेंस देखोगे तो वापस से लैम्डा बाई 2 ही आएगा, लैम्डा बाई 2 ही आने वाला। वो तो लॉजिकल भी है क्योंकि आपको दिख रहा था यहाँ पे दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है, बराबर, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने पहला एंटी नोड कहाँ बताया मैंने आपको, ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब कहाँ पे, जहाँ पे वेव स्टार्ट हुआ। तो इमेजिन मैंने वेव यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये मार्क पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0। ये कौन सा है, चलो ठीक है, ये कौन सा है, ये कौन सा बताओ,
दो सक्सेसिव एंटी नोड में डिस्टेंस कितना था? अरे बाप रे, डिस्टेंस इज पाई बाई 2। ओह, आई विल हैव अ हार्ट अटैक नाउ। लैम्डा बाई 2, डिस्टेंस एंगल नहीं होता है। तो 0 लैम्डा बाई 2 के बिल्कुल बीच में कौन है? नोड है। तो दोनों का मिड पॉइंट है। व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड 0? लैम्डा बाई 4। तो पहला कहाँ बनना चाहिए? हाँ, तो मैंने वही बोला। उसके बाद लैम्डा बाई 2, देखो ये यहाँ से लैम्डा बाई 2 यहाँ तक, लैम्डा बाई 2 मतलब 1 लैम्डा हो गया, बराबर। वैसे भी इसका मिड पॉइंट, क्या आएगा? 3 लैम्डा बाई 4। तो है क्या 3 लैम्डा बाई 4? यस। फिर ये क्या आएगा? 5 लैम्डा बाई। तो हमने जो कंडीशंस डिराइव की है वो सही है, नथिंग रॉन्ग। राइट, मैं एकदम सिंपल करके बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा सिंपल नहीं बोल बता सकता भाई, क्योंकि नोड डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्ट एम्पलीट्यूड 0 मतलब कॉस की वैल्यू 0। तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? तो तुमको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और वो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूंगा। देन थोड़ा हम प्रॉपर्टीज को लिखना स्किप ही करते तो बेटर। तो व्हेन two simple harmonic waves of the same amplitude and the same frequency but traveling in opposite directions through the same medium interfere, superimpose, then loop like structure is formed, and this loop like structure is known as stationary wave. पहला प्रॉपर्टी, पहला डेफिनेशन ही होता है, when stationary wave is formed in a medium, the medium gets divided into alternate nodes and antinodes. Nodes are the points of node displacement, antinodes are the points of maximum displacement. The distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2. Node to node, antinode to antinode is lambda by 2. The distance between successive या फिर adjacent node and antinode lambda by 4. हो गया, बराबर, गुड। तो अब इतने प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है, ये 4-5 प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है। इसके बाद आएगा कंपैरिजन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। इसमें भी दो तीन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला तो डेफिनेशन है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन दोनों का, वहां पे क्या बोलोगे? व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू द सेम मीडियम रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन व्हाट लिखा था ना? देन क्या बोला था तुमने? लिख के दिया है मैंने, यहाँ पे लिख के दिया है, लिखा था कहीं तो लिखा था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर बट आई रिटन समवेयर। each particle of the medium sets into vibration। मैं वहां पे सुपरपोजिशन बोल रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन बताओ। whenever a disturbance is sent through a medium and the wave travels continuously in a given direction, then the wave is said to be simple harmonic progressive wave। वो सिंगल वेव है। स्टेशनरी वेव सुपरपोजिशन है दो वेव्स का। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रैवल विथ सेम टाइम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी। वहां पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम दिखता है क्या आपको? नहीं, किस का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स में नो पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट परमानेंटली, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कम टू रेस्ट परमानेंटली एट देयर एक्सट्रीम पोजीशंस, बराबर। यहाँ पे देयर आर पॉइंट्स, देयर आर पार्टिकल्स व्हिच रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट। कौन से? नोड्स, क्लियर। वहां पे फेज चेंज होता है पार्टिकल टू पार्टिकल, यहाँ पे फेज चेंज होता है लूप टू लूप। अगर एक लूप के पार्टिकल सारे ऊपर जा रहे हैं तो बाजू वाले लूप के सारे नीचे जा रहे हैं, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन टू एडजेसेंट लूप्स। वहां पे फेज डिफरेंस होता है पार्टिकल टू पार्टिकल, यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है लूप टू लूप। वहां पे ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम नेवर क्रॉस द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं क्रॉस करते। किसमें? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में। यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स they cross the mean position simultaneously irrespective of loop, किसी भी लूप के हो, they will cross the mean position simultaneously। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका सेम नहीं है, वहां पे सेम था। यहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, वहां पे सेम था। तो इतने कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट है जो आपको अभी पता होने चाहिए।
तो सब कुछ थ्योरी यहाँ करने गए तो फिर नहीं हो पाएगा ना। फिर अभी आ जाते हैं हम लोग हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स पे। हाँ, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, पहली बात तो समझ लो कि जब आप कोई भी एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड होगा, तो उसमें कभी भी सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो एनी सोर्स ऑफ साउंड will produce smallest frequency along with some higher values, along with some higher frequencies, बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक साउंड सोर्स है, उसमें सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, मैं उसको बोल देता हूँ एन, राइट। और हायर फ्रीक्वेंसीज भी है, तो हायर भी है, ये जो एन है स्मॉलेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एनी सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मल्टीपल्स, बराबर। थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दो, हार्मोनिक और ओवरटोन में डिफरेंस है। पहली बात तो समझ लो कि जब भी सोर्स ऑफ साउंड होगा सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, एक स्मॉलेस्ट आता है, उसके बाद हायर फ्रीक्वेंसीज भी होते हैं। तो स्मॉलेस्ट को क्या बोलोगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलोंग विथ ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल अलोंग विथ ऑल, मतलब n फिर 2n फिर 3n फिर 4n फिर 5n, इसको आप बोलते हो हार्मोनिक्स। तो ये क्या है? हार्मोनिक्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलोंग विथ ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, सपोज फंडामेंटल 5 हर्ट्ज था, तो 5 10 15 इंक्लूडिंग 5, हाँ इंक्लूडिंग फंडामेंटल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये सारे के सारे हैं हार्मोनिक्स। तो छोटा है सबसे, उसको दो नाम है, एक तो फंडामेंटल है तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2n को सेकंड हार्मोनिक, 3n को थर्ड हार्मोनिक, 4n को फोर्थ हार्मोनिक। और ओवरटोन क्या होता है कि फंडामेंटल छोड़ दो, फंडामेंटल छोड़ के बाकी सब जो भी प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? ओवरटोन्स। क्या बोलोगे उसको? ओवरटोन्स। तो रिमेंबर, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा वर्ड्स कभी कभी मेसअप हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, whenever you have a source of sound, any sound consists of smallest frequency known as fundamental frequency along with higher frequencies. Fundamental frequency along with all its integral multiples are known as harmonics. Fundamental is known as first harmonic, right? Correct? Clear? Overtone मतलब क्या? Overtone मतलब the higher frequencies which are actually present, जो है, हो सकता है नहीं भी है ना, हो सकता है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऐसे है कि n के बाद 2n मिसिंग है, फिर 3n है, फिर 4n मिसिंग है, फिर 5n है। तो यहाँ पे फंडामेंटल को छोड़ के मैंने क्या बोला? द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर, फंडामेंटल को छोड़ दो, उसके बाद जो भी पहला होगा उसको क्या बोलोगे? फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पे कौन है फर्स्ट ओवरटोन? यहाँ पे कौन है? 2n। तो ओवरटोन्स आर द हायर फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, प्रेजेंट होने चाहिए, होंगे नहीं भी होंगे वो अलग बात है। तो समझ में आया ओवरटोन्स? ओवरटोन मतलब सिंपल भाषा में फंडामेंटल को साइड में रख दो, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब कौन है? ओवरटोन है, बस इतना ही है। 2n है तो पहला ओवरटोन है, 2n नहीं है तो 3n है तो 3n पहला ओवरटोन है। तो फर्स्ट ओवरटोन कैन बी सेकंड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन कैन बी थर्ड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन कैन बी फोर्थ हार्मोनिक आल्सो, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर? राइट। इसके बाद हमको देखना है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब ये कॉन्सेप्ट हार्मोनिक और ओवरटोन्स के हमको अप्लाई करने हैं स्ट्रिंग पे और एयर कॉलम पे। एयर कॉलम दो टाइप के देखेंगे हम लोग, एक होगा ओपन एट बोथ द एंड्स, एक होगा क्लोज्ड एट वन एंड। तो हम स्टार्ट करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है विच इज बेसिकली टाइड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। तो ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है हमारे पास। अब डिपेंड करता है कि तुम इसको प्लग कहाँ कर रहे हो, मतलब तुम इसको डिस्टर्ब कहाँ कर रहे हो। इफ यू आर डिस्टर्बिंग इट एट सेंटर यू विल फाइंड ओनली वन लूप। तो अगर आप इसको सेंटर पे प्लग करोगे तो सिर्फ एक ही लूप मिलेगा आपको, यू विल सी ओनली वन लूप। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर
दिस स्ट्रिंग इज प्लग, सेंटर पे प्लग किया तो सेंटर पे एंटी नोड बनेगा और रिजिड सपोर्ट्स पे नोड बन जाएंगे। 1/4 डिस्टेंस पे प्लग किया तो 2 लूप बन जाएंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड, राइट, फर्स्ट मोड और फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। ये है सेकेंड मोड। और इस केस में सेकेंड मोड ये सेकेंड हार्मोनिक भी है, राइट, और ये फर्स्ट ओवरटोन भी है। यहाँ तक क्लियर? देखो अभी क्या हो रहा है, इस सारे के सारे जितने भी हमको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखने हैं, सब में करना क्या पहले ये समझ लो। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आइडियली आप लोगों को करना यहाँ पे ये है, आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसीज, दैट्स इट, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर तुमको फाइंड करना, तुमको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, v इक्वल टू एन लैम्डा, n इक्वल टू v बाय लैम्डा, और स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में टेंशन होता है स्ट्रिंग में t, और वो जो रूट ऑफ t बाय m, वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग बोला तो स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन, और अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो स्पीड इज गिवन बाय रूट ऑफ t बाय m। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज रूट ऑफ t बाय m। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और ये लेंथ भी है, तो लेंथ क्या आ गया, लैम्डा बाय 2, तो l 2l क्या आ जाएगा, लैम्डा, तो लैम्डा क्या लिखोगे 2l। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2l रूट ऑफ t बाय m। और कुछ बेसिक तुमको अगर लिखना ही है तो एक लूप है, वन लूप में 2 नोड्स है और एक एंटी नोड है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट डाउन। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब इन दिस केस हियर 1, 2 और 3 लूप कितने थे, 2 लूप है, 2 नोड्स है, 3 एंटी नोड्स है 2, तो 2 लूप, 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। और इस केस में, इन दिस केस, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, देखो नहीं, एक अच्छे से पहले समझ लो, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा, तो लेंथ क्या बन गया, लैम्डा, लेकिन लैम्डा 1, क्योंकि लैम्डा तो पिछले केस में यूज किया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी केस में। यहाँ तक क्लियर? फिर अभी वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करोगे, क्या बोलोगे, v इक्वल टू n1 लैम्डा 1, v सेम है क्योंकि वायर सेम है, टेंशन सेम है, मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है, तो v तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, n और लैम्डा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, n1 इक्वल टू v बाई लैम्डा 1, बराबर। तो v तो पता ही है तुमको, अंडर रूट ऑफ t बाय m, लैम्डा 1 इज l है ना, लैम्डा 1 इज l। फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि हमको अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी लिखना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो n1 क्या आ गया, 1/l रूट ऑफ t बाय m, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। ऐसा करने से ये हो गया कि यहाँ पे यहाँ पे ये क्या आ गया, फंडामेंटल, तो 2n। फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक। अब एक और केस देखते हैं, वन मोर केस। इसमें हम नेक्स्ट मोड में है, तो 3 लूप बनते हैं यहाँ पे, 1, 2 and 3, यू विल हैव 3 लूप्स, बराबर। तो 3 लूप है, 1, 2, 3 और 4 नोड्स है। कितने नोड्स है, 4 नोड्स है। लूप कितने हैं, 3 लूप्स, 4 नोड्स, 3 and 3 नोड्स। क्लियर? फिर वापस से बात हुई है लेंथ 3 लैम्डा बाई 2, सिर्फ 3 लैम्डा 2 बाई 2 बोलूंगा मैं, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, तो 3 बार लैम्डा बाई 2 आ गया, तो लेंथ आ गया 3 लैम्डा बाई 2, लेकिन लैम्डा 2 बाई 2, क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा ऑलरेडी हमने यूज करके रखा है पिछले केसेस के लिए, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा 2, कितना मिलेगा, लैम्डा 2 2l बाई 3, तो वही v इक्वल टू n2 लैम्डा 2, तो n2 इक्वल टू v बाई लैम्डा 2, तो n2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2, बट लैम्डा 2 क्या है आपके पास, 2l बाई 3 है, 3 जाएगा ऊपर, और v क्या है, रूट ऑफ t बाई m।
तो 3 को तुम यहाँ पे अलग से लिख लो, 1/12 रूट ऑफ 2/n कितना है n, तो कितना आ गया 3n, n 2n 3n 4n 5n, तो ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ये पहला कंक्लूजन है, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ये पहला कंक्लूजन है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो लोगे तो 1:2:3:4:5, क्योंकि सारा ही हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो ले रहे हो, है ना, सारे फ्रीक्वेंसीज का, तो 1:2:3:4:5। यहाँ तक क्लियर, पक्का। और सेकेंड, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज, हाँ, तो फिर पीथ ओवरटोन इज p+1 हार्मोनिक, इज p+1 हार्मोनिक, बराबर। उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लो फिर, np इक्वल टू p+1 इंटू n, वेयर n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कितना है, p+1 इंटू n। क्लियर। ये हो गए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, गुड। उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही दिमाग में घूमता है। ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप में दो टाइप के पाइप्स है, एक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक है ओपन ऑर्गन पाइप। whichever you want to do first, you can do first. I will go ahead with closed organ pipe. Closed organ pipe is an air column which is closed at one end and open at the other. तो ऐसा सिचुएशन है। और इसमें सिर्फ याद ये रखना है तुमको, what you're supposed to remember is important, ओपन एंड पे हमेशा बनता है एंटी नोड और क्लोज एंड पे बनता है, ये हमेशा याद रखना। तो ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड, और क्लोज पे क्या बनता है, नोड। तो ये आ गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और मैंने जानबूझ के एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर दिखाया है क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंड करेक्शन। ये कौन सा, फर्स्ट ओवरटोन, बराबर भाई, फर्स्ट ओवरटोन है ये, थर्ड हार्मोनिक आता है ये। चलो मैं बाद में करता हूँ उसको, पहले जो है उसको समझ लो। तो एनीवेज, ये है लेंथ ऑफ पाइप, दिस इज नॉट लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दिस इज लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। और एक्चुअली होना ये चाहिए था कि एंड नोड बनना चाहिए था राइट एट द ओपन एंड, लेकिन एंड नोड बनता है थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स्ट्रा, इसको आप बोलते हो एंड करेक्शन, राइट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ओपन एंड पे एयर के पार्टिकल्स को स्पेस अवेलेबल है फॉर वाइब्रेशन। तो ओपन एंड पे हमेशा कौन बनता है, एंटी नोड, लेकिन ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो ये जो एंड करेक्शन के साथ आप लेंथ कंसीडर करते हो वो होता है करेक्टेड लेंथ। क्या होता है वो, करेक्टेड लेंथ। तो मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, पाइप के लेंथ को बोल रहा हूँ स्मॉल एल, करेक्टेड लेंथ को बोल रहा हूँ L+E। और ये एंड करेक्शन होता है 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायामीटर। तो L इक्वल टू स्मॉल l प्लस 0.3d। क्लियर यहां तक, पक्का, श्योर। तो अब ये फंडामेंटल मोड भी है, फंडामेंटल मोड है ना ये, एक नोड एक एंटी नोड, तो कितना लूप बन गया, हाफ लूप, एक नोड एक एंटी नोड। नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस इज λ/4। तो ये जो लेंथ आप लिख रहे हो L, दिस L इज इक्वल टू λ/4, क्योंकि ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये डिस्टेंस होता है λ/4। अभी तो प्रॉपर्टीज देखे थे। फिर वही स्टोरी रिपीट, V इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू V/λ। सिर्फ यहाँ पे V के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर में आपको साउंड का स्पीड पता ही होता है 330 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, बराबर। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो ट्रांसवर्स वे में लिखते हो √T/m, यहाँ पे उसकी जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी तो लिखेंगे नहीं। बट व्हाट इज लैम्डा, अरे लैम्डा 4L, लैम्डा इज 4L। तो n इक्वल टू V/4L, ये आ गया आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
और फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कौन सा पाइप? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब देख लेते हैं फिर इसके बाद का सेकेंड मोड, मतलब फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकेंड मोड फर्स्ट ओवरटोन, इसमें होता ऐसा है, देखो अब बात यह है कि बाउंड्री कंडीशन की डिमांड ही ये है कि ओपन एंड पे क्या बनना चाहिए? एंटी नोड। क्लोज एंड पे क्या बनना चाहिए? तो यहाँ पे अगर एक एंटी बना है, यहाँ पे अगर एक नोड बना है, तो सिर्फ एक नोड एक एंटी नोड तो हो गया। फिर दूसरे अगले मोड में दो नोड दो एंटी नोड, एक एंटी नोड यहाँ एक एंटी नोड यहाँ, एक नोड नीचे है और एक नोड यहाँ पे है, तो 1.5 लूप। व्हाट डू यू नोटिस? पहले हाफ था, अब कितना है? 1.5। अगले में कितना होगा? 2.5। फिर कितना होगा? 3.5। फिर कितना होगा? 4.5। तो यहाँ पे आपके पास लूप कितने हैं? 1.5। नोड्स कितने हैं? 2। एंटी नोड्स कितने हैं? 2। एल यहां से नोड टू नोड λ/2, ये कितना है? λ/2। नोड टू एंटी नोड, तो λ/2 और λ/4 इज 3 λ/4, लेकिन लैम्डा तो यूज कर लिया तुमने, तो λ1, तो λ1 इज 4l/3। बाकी सब वही v इक्वल टू n1 λ1, तो n1 इक्वल टू v बाई λ1, तो v बाई 4l/3, तो n1 इक्वल टू 3n। फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, बराबर। इसका अगला क्या आ जाएगा? सेकेंड ओवरटोन विल बी फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन विल बी सेवेंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन। So your conclusion number 1, only odd harmonics are present. Only odd harmonics are present. बराबर। फ्रीक्वेंसी का रेशो होगा 1:3:5:7:9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर? फिर आपने बोला फर्स्ट ऑर्डर इज थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर इज फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर इज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज 2p plus 1n, put p equal to 1, 3n, 2, 5n, 3, 7n। तो ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर pth ओवरटोन। क्लियर यहाँ तक? गुड। ओके, तो अब इसके बाद है पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, इसको आप बोलते हो ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास पाइप है विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स। बाउंड्री कंडीशन का रिक्वायरमेंट ही ये था कि दोनों एंड पे क्या बन जाएगा? एंटी नोड। तो ऐसा आएगा, ये फंडामेंटल है। टोटल 2 हाफ लूप है, हाफ एंड हाफ लूप, तो 2 हाफ लूप है, एक नोड है और 2 एंटी नोड है, 1 नोड एंड 2 एंटी नोड्स है। ये जो करेक्टेड लेंथ यहाँ पे आएगा वो 2e आएगा, नीचे e और ऊपर भी e। फिलहाल तो मैं एंड कनेक्शन को लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब लिखूंगा तब ये क्या है? l है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? और एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2, तो लेंथ इज इक्वल टू λ/2, तो v इक्वल टू n लैम्डा, तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो v बाय लैम्डा, लैम्डा इज 2l। तो ये आ गया आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगले में नेक्स्ट मोड में चेंज क्या होगा? नेक्स्ट मोड में देखो, पिछले केस में क्या था? पहले हाफ लूप था, फिर एक फुल लूप बढ़ गया, फिर 2 फुल लूप बढ़ गए, फिर 3 फुल लूप बढ़ गया। मतलब हाफ लूप तो है ही है, जहां जहां ओपन एंड है वहां पे हाफ लूप तो रहेगा। सिर्फ यहाँ पे 0 फुल लूप था फंडामेंटल में, यहाँ पे 1 फुल आएगा, 2 हाफ आएंगे, फिर 2 फुल 2 हाफ, 3 फुल 2 हाफ। तो हाफ लूप तो जैसा था वैसा रहने ही वाला है। ओके, तो ऐसा आ जाएगा ये। पार्डन मी फॉर दिस काइंड ऑफ डायग्राम, बट ठीक है, अभी वी आर इन हरी तो नहीं कर सकते ना। तो अब देखो ऐसा है, ये λ/4, ये λ/2, फिर λ/4,
लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 इज लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 इज लैम्डा, तो n इक्वल टू लैम्डा, लेकिन लैम्डा कौन सा, लैम्डा 1। तो फिर वही स्टोरी वापस से v इक्वल टू n1 लैम्डा 1, n1 इक्वल टू v बाई लैम्डा 1, बट लैम्डा 1 इज l, तो v बाई l, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर लूंगा 2, तो 2n। फर्स्ट order is second harmonic, second order will be third harmonic, third order will be fourth harmonic, मतलब in short all the harmonics are present। जब all harmonics present होते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रेशो होता है 1:2:3:4:5:6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। pth ओवरटोन is p plus 1 हार्मोनिक, तो np इक्वल टू p plus 1n। ये केस और स्ट्रिंग का केस मोर और लेस सेम है, सिर्फ डिफरेंस है वहां पे एंड पॉइंट्स पे नोट थे, यहाँ पे एंड पॉइंट पे एंटी नोड है। सिर्फ वहां पे ऐसा था कि 2 नोड तो एक एंटी नोड, यहाँ पे 2 एंटी नोड तो एक नोड। गुड, पक्का पक्का क्लियर। तो अभी जो थोड़ा बहुत हमारा 1-2 टॉपिक बचा है, शायद उसमें से एक है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, एंड करेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना, राइट, और कुछ तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये हम लोग कल कवर कर लेंगे। That's it for today.